हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एनडी में क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्गों के उच्चारण स्थान पर चर्चा करी। वर्गों के उच्चारण स्थान को सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और वहाँ से जो मैक्सिमम सवाल आ सकते हैं, जो थोड़ा संदेहास्पद प्रश्न थे, उन प्रश्नों पर चर्चा की गई और उन जो भी दुविधा थी उन दुविधाओं को दूर करने की कोशिश की गई और इस तरीके से उसकी पूरी व्याख्या हुई। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि प्रयत्न क्या होता है। तो जो प्रयत्न होता है हमारा, प्रयत्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है, प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रयास या कोशिश करना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रयास या कोशिश करना, प्रयास या कोशिश। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जो इसकी परिभाषा निकल कर है, वर्णों के उच्चारण करने के यत्न को प्रयत्न कहते हैं। अर्थात वर्णों के उच्चारण करने के यत्न या प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। ठीक, तो अब ये हुई हमारा प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ और उसकी परिभाषा। अब देख लेते हैं कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयत्न हमारा जो है वो 2 प्रकार के होता है। कौन सा? पहला आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और जो दूसरा है वो हमारा वो बाह्य प्रयत्न। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने समझा, क्या समझा कि प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयास अथवा कोशिश करना। ठीक, वर्णों के उच्चारण करने के यत्न या प्रयास को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के कितने भेद माने गए? तो प्रयत्न के 2 भेद माने गए। कौन कौन से? पहला आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण से पहले मुंह में किया जाने वाला प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। फिर बाह्य प्रयत्न क्या होता है? तो वर्णों के उच्चारण की समाप्ति पर किया जाने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो अब देखते हैं पहले हम लोग बाह्य प्रयत्न। ठीक, तो कि बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं और फिर उसका प्रयोग कैसे होता है। एक बार हमारे साथ रिवाइज करते रहिए तब तक, जब तक मिटाते हैं कि प्रयत्न क्या होता है। तो प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयास करना अथवा कोशिश करना, और प्रयत्न की जो परिभाषा है वो क्या है? वर्णों के उच्चारण करने के यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के 2 भेद माने गए। कौन कौन से? पहला माना गया आपका आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा माना गया बाह्य प्रयत्न। अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं। तो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत हमारे 2 भेद हैं। कौन कौन से? 2 भेद हैं, यहां लिख लो। बाह्य प्रयत्न, ठीक, बाह्य प्रयत्न के 2 भेद हैं। पहला क्या है? तारत्व या कंपन के आधार पर, तारत्व या कंपन के आधार पर।
तारत्व या कंपन के आधार पर कौन कौन से भेद हैं? आधार पर दो हैं, कौन कौन से? पहला है सघोष या घोष, इसी को सघोष भी कहते हैं और घोष भी कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है अघोष, घोष। फिर श्वास या, दूसरा जो है वो क्या है? वायु प्रयत्न। श्वास या प्राणवायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वायु प्रयत्न के भेद। श्वास या प्राण वायु के आधार पर वायु प्रयत्न के दो भेद हैं, कौन कौन से? अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण, महाप्राण। तो जो हमने देखा, क्या देखा? कि प्रयत्न के दो भेद थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत भी दो उपभेद हैं, कौन कौन से? पहला तारत्व या कंपन के आधार पर सघोष या अघोष। फिर दूसरा क्या है? प्राण या श्वास या प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अब समझते हैं। तो अब यहाँ से ये क्रम बना लीजिए। सबसे पहले प्रयत्न के आपका दो भेद था, तो अब दो भेद में एक क्या था? आभ्यंतर प्रयत्न था और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो ठीक है, यहाँ देखिए बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न के भी दो भेद थे, कौन कौन से? एक था तारत्व या कंपन के आधार पर, दूसरा था श्वास या प्राणवायु के आधार पर। तो हम दूसरे की चर्चा करेंगे, श्वास या प्राणवायु के आधार पर, वायु के आधार पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, आधार पर। अब प्राण और श्वास या प्राण वायु के आधार पर कितने भेद हैं इसके? तो इसमें भी दो हैं। एक क्या है? अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा क्या है? महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। अब हम लोग देख रहे थे कि अल्प प्राण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? कम या थोड़ा, अर्थात जिनके उच्चारण के समय कम वायु निकले मुख से, या उनके कम ध्वनि निकले या कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण अक्षर कौन कौन से हैं, या अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो अल्प प्राण जो वर्ण है ये कौन कौन से? वर्गों का पहला, दूसरा और पांचवा। तो सॉरी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला क्या है? वर्गों का पहला वर्ण क्या है? क। तीसरा क्या है? ग। पांचवा अंगा। फिर च,
ज इया, फिर ट ड आड़ा, फिर त द और न, फिर प ब और म। ठीक, ये वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है। इस तरीके से ये कुल कितने वर्ण हैं? 15 वर्ण हैं। अब इसके साथ और क्या जुड़ेगा? इसके साथ जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण आपको पता ही है कौन कौन से हैं। अंतस्थ वर्ण है य, र, ल। आपको पता ही होगा कि अंतस्थ वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए बताइए। अंतस्थ वर्ण को अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इन कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई? तो इन कुल संख्या जो हुई इन वर्णों की 19 हुई। तो अब आपसे पूछा जाए कि अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो एक उत्तर निकल के आया 19। अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं? तो वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर प्लस अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण। तो एक सूत्र ऐसे बनेगा 1 + 3 + 5 बराबर अंतस्थ। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा आप बना सकते हैं क्या? दूसरी ट्रिक जो बनेगी अल्प अंत। याद रखने का तरीका है या अल्प अंतस्थ। अल्प अंतस्थ, तो अल्प अंतस्थ के अंतर्गत क्या क्या आएगा? 135 प्लस य, र, ल और व। इसे आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अर्थात अल्पप्राण यहां लिख लो। अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्प अंतस्थ। अल्प मतलब वर्गों का पहला अक्षर, वर्गों का तीसरा अक्षर, वर्गों का पांचवा अक्षर प्लस अंतस्थ वर्ण य, र, ल और व। ठीक, इसी तरीके से महाप्राण के बारे में देखते हैं। महाप्राण का अर्थ होता है कि उच्चारण के समय जहां अधिक ध्वनि निकले, ठीक, जिसमें समय ज़्यादा लगे। तो कौन कौन सा है? वर्गों का दूसरा, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण। चौथा वर्ण। अब आपको पता ही है कि दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा है वर्गों का। तो यहाँ है ख, यहाँ है घ, यहाँ है छ, यहाँ है झ, यहाँ है ठ, यहाँ है ढ और यहाँ है थ, यहाँ है ध, यहाँ है फ और यहाँ है भ। इसके साथ क्या जुड़ रहा है? अब अंतस्थ व्यंजन तो इधर चला गया, कहाँ? अल्पप्राण में, अल्पांतस्थ हो गया। अब महाऊष्ण हो गया,
महा उष्ण, उष्ण ऊष्म, ऊष्मा का मतलब प्रकाश, प्रकाश से जोड़ दो, ऊष्म उष्मा, महा उष्मा बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा बोलने में जिसमें समय लगे या उच्चारण करने में जो समय लगे उसको क्या कहेंगे, महाप्राण। और उसी में क्या जुड़ रही है, उष्मा। जब किसी काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा तो उसमें से क्या निकलेगी, गर्मी भी निकलेगी, तो उसको महाउष्म जोड़ दीजिए। तो महाप्राण प्लस ऊष्म, अर्थात ऊष्म वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण के अंतर्गत यहाँ प्लस लगा दो, और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। इस प्रकार से महाप्राण के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी मानी गई, 14। गिन भी सकते हो आप। वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा क्या है, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ और थ, ध, फ, भ प्लस ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंती से और है। इस तरीके से कितने बने, तो जो इसकी ट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 24 प्लस ऊष्म, यानी तालव्य से, मूर्धन्य से, दंती से और ह, अतः महा ऊष्म, महा ऊष्म। ठीक, ये किसका बना, महाप्राण का। तो इस तरीके से जो हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि प्रयत्न के दो भेद माने गए, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के भी दो भेद माने गए। पहला आपका क्या माना गया था, तारत्व या कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास या प्राणवायु के आधार पर। तारत्व या कंपन के आधार पर भी दो भेद माने गए, सघोष या अघोष, और प्राण या श्वास वायु के आधार पर, श्वास या प्राणवायु के आधार पर दो माने गए, अल्पप्राण और महाप्राण। अब जो अल्पप्राण था इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से वर्ण आए, इनमें वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण शामिल हुआ, उसके साथ अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं तो आपको पता है, य, र, ल और व। इस तरीके से अल्पप्राण के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या 19 मानी गई, और महाप्राण के अंतर्गत वर्णों की संख्या 14 मानी गई। और महाप्राण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं आपको पता ही है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। इस तरीके से पूरा हमारा जो ये था वाय प्रयत्न के आधार पर भेद और उनके उपभेद के आधार पर भेद, श्वास या प्राणवायु के आधार पर या फिर तारत्व या कंपन के आधार पर। तो आज हम श्वास या प्राणवायु के आधार पर वर्गों के भेद को पढ़े, जिसके अंतर्गत महाप्राण और अल्पप्राण आए। अल्पप्राण के अंतर्गत वर्गों के प्रथम अक्षर, वर्गों का तृतीय अक्षर और वर्गों का पांचवा अक्षर प्लस अंतस्थ वर्ण थे शामिल थे। इस तरीके से अल्पप्राण के अंतर्गत वर्णों की संख्या 19 मानी गई, और महाप्राण के अंतर्गत वर्गों का दूसरा अक्षर और वर्गों का चौथा अक्षर प्लस ऊष्म व्यंजन। इस तरीके से महाप्राण के अंतर्गत कुल 14 वर्ण माने गए। तो ठीक है, आज इतना देखते हैं। कल उसके बाद हम तारत्व या कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार को देखेंगे और उसके भेद को जानेंगे। धन्यवाद।